अस्सलाम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मेरे साथ इरफान सदीकी साहब बैठे हुए हैं और बड़े ही कामयाब जर्नलिस्ट हैं, मेरे बड़े पुराने और बड़े अच्छे दोस्त हैं। जापान में होते हैं, टोक्यो में होते हैं, वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं, जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। इनका कॉलम बड़ा ज़बरदस्त होता है और मैं रेगुलर इनका रीडर हूँ और इनके ख्यालात से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होता रहता हूँ। और टोक्यो जब भी मैं जाता हूँ तो इनके साथ वहाँ पर मुलाकात भी होती है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मुझे टाइम देते हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये पाकिस्तान आए हुए हैं तो इनसे पाकिस्तान और जापान के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में पूछना चाहिए। और अगर लोग जापान जाना चाहें, वहाँ पे जॉब करना चाहें, वहाँ पे बिजनेस करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, और जापानी जो सोसाइटी है उसमें कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो पाकिस्तान को अपने सोसाइटीज़ के अंदर क्रिएट करनी चाहिए। तो इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी मेहरबानी। तो ये बताएं कि आप कराची से थे और फिर जापान कैसे चले गए आप? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये कि मैं 2001 में जापान गया हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स किया हुआ था। और वहाँ पर एक क्योंकि मैं सहाफ़त में था पाकिस्तान में, और एक वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा था। ठीक। तो जो हमारे एडिटर थे उन्होंने मुझे कहा खास तौर पे कि आप जापान जा तो रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिले आपकी फील्ड में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जब मैं जापान गया वहाँ पे वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया कंप्यूटर साइंस में, एक आईटी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया 2001 में। 2001 में। तो फिर हम जापान के हो गए। 25 साल हो गए आपको? 25 साल 25 साल हो गए। तो शादी वहीं पे की या पाकिस्तान में? नहीं, मेरी जापानीज वाइफ है और हमने ये शादी मेरी हुई 2008 में। ठीक हो। ये मैक्सिमम पाकिस्तानी ने वहाँ पे जापानीज खवातीन से शादियां की हुई हैं, मैं देखा। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास वीज़ा नहीं होता, और जब वीज़ा नहीं होता तो फिर वो कोशिश करते हैं कोई ऐसी जापानी खातून से शादी करके अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लें और तमाम फिर कानूनी तौर पर रह सकें। ठीक है। और एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वीज़ा भी होता है, सक्सेसफुल भी होते हैं, बिजनेस भी होता है, जॉब भी होती है, फिर भी वो जापानी। फिर मेरे ख्याल से जापानियों का कल्चर जो है पाकिस्तान के कल्चर से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी ईस्टर्न वैल्यूज़ रखते हैं, थोड़े से शायर नेचर के भी होते हैं, फिर वो अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं। और अगर आपकी अच्छी दोस्ती हो जाए और वो फिर शादी में कन्वर्ट हो जाए तो बड़ा ठीक, अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। और जापानी सोसाइटी पाकिस्तानी सोसाइटी से कितनी मुख्तलिफ है? क्या उसके अंदर तब्दीलियां हैं, क्या नई चीज़ें हैं? मेरे ख्याल से माजी में जो जापानी सोसाइटी थी वो पाकिस्तान की सोसाइटी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती। जॉइंट फैमिली सिस्टम था वहाँ पे। एक बड़ा सा घर था, उसमें 3-4 छोटे छोटे घर बने होते थे, तो वालिदैन का अलग होता था, फिर जिनकी शादी है बच्चों के साथ वो एक ही जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक कंपाउंड में रहते थे। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई और लोगों ने गाँव देहात को छोड़ के शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू किया, तो फिर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। अब वो जापान में वो सिंगल हाउसेस की ज़्यादा वैल्यू हो गई है, तो अब वो नहीं रहा। लेकिन फिर भी वो जैसे माँ बाप बच्चों की तरबियत करते हैं, भाई बहनों में मोहब्बत, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। तो ये तो इस टाइप की है। वैसे सफाई सुथराई बहुत ज्यादा, वैसे सफाई सुथराई तो इतनी ज्यादा है कि जो हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है इस्लाम के अंदर। मैं समझता हूँ किसी को अगर पूरा ही ईमान देखना है तो वो जापान में जाके देख ले, इतना साफ सुथरा कल्चर, नेचर। तो मैं समझता हूँ दुनिया की साफ सुथरा मुल्क और साफ सुथरी कौम। 31 दिसंबर अभी गुजरा है, दुनिया में लोग अपनी न्यू ईयर पार्टीज और ये वो तैयारी करते हैं, जापान में हर घर में सफाई होती है। 31 दिसंबर पूरा सफाई करते गुजरता है पूरे खानदान का। अच्छा। घर साफ होते हैं, दीवारें साफ, पर्दे साफ, दरवाजे साफ, फर्श पे पूरा घर की सफाई, हर घर के फर्द है। दफातर के अंदर भी लोग आते हैं 31 डे को सफाई मनाने। यानी कि पहला जो दिन होगा वो एक साफ सुथरा दिन से स्टार्ट करते हैं। तो 31 दिसंबर को मतलब पूरे जापान के पूरे अंदर ओसोजी का एक त्यौहार है, ओसोजी कहते हैं उसे। ठीक है। इसका मतलब है आपने जापान अपने घर को, अपने दफ्तर को, अपनी गाड़ी, हर चीज को साफ करना है। ठीक है। यानी पिछला जो साल है उसकी जो गंद डाला हुआ है उसको साफ करके नए साल में सफाई के साथ दाखिल होना है। ये एजुकेशन सिस्टम कैसा है उनका? सर, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और बड़ा मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग पहले ही समझते थे कि सिर्फ पाकिस्तान में भारी बस्ते उठा के जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जापान में भी बच्चे बड़े हैवी बैग्स लेके जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान में अगर कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, लाख रुपए 50,000 महीना फीस दे, और वो जब अपने स्कूल जाए बच्चों से मिलना तो दे, उसका बच्चा अगर बर्तन धोता नजर आ जाए या पोछा लगाता नजर आ जाए तो वो तो झगड़े हो जाए वहाँ पे। जापान के अंदर हर दिन 40 मिनट का एक पीरियड होता है जिसमें पहली क्लास से लेकर चाहे वो 12वीं क्लास का बच्चा हो, उसने अपने स्कूल की सफाई करनी है। और वो डेली उनके डिफरेंट पर्पज होते हैं, किसी क्लास की सफाई, किसी बाथरूम की, किसी किचन की, हर दिन डिफरेंट पोछा लगाना। तो वो उनको इतना सफाई का आदी बना देते हैं कि वो उसको घर में सफाई करते हुए बुरा नहीं लगता। फीफा वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, दुनिया मैच के बाद भाग रही है, जापानी थैले उठा के उसमें कचरा जमा कर करके, वो पूरी दुनिया के ने देखा वो किस तरह सफाई करते हैं। तो स्कूल के अंदर जो है वो स्वीपर नहीं होते, इसका मतलब? नहीं, स्वीपर नहीं, स्टूडेंट खुद करते हैं। स्टूडेंट खुद करते हैं और साथ टीचर्स भी करते हैं। टीचर्स भी करते हैं। और सिर्फ ये स्कूल की हद तक नहीं है, तमाम इदारों के अंदर कोई वो स्वीपर नहीं होता है। सुबह टोक्यो में आप डाउनटाउन में चले जाएं कि सुबह बैंक्स वगैरह जो भी खुलते हैं, टाई और सूट पहने हुए जो बॉसेस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं इस बैंकों के, वो सबसे पहले वो सफाइयां कचरा समेटते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है। और मैंने देखा कि जाने से पहले भी, मसलन जब आप छुट्टी होती है और आप घर जा रहे होते हैं, स्कूल है या फिर कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या फिर कोई सरकारी इदारा है, गैर सरकारी इदारा है, कोई बिजनेस एम्पायर है, वहाँ पे लोग जाने से पहले भी सफाई करके जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वैसे डिफरेंट मुल्क है। सफाई तो वहाँ का एक कल्चर का हिस्सा है सफाई। तो
बल्कि मैं एक आलिम दीन से बात कर रहा था तो वो बड़े हमें भी बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें सबसे पहले पाकिस्तानी जो मजहबी उलमाए कराम है, क्योंकि इस्लाम की बात हो रही है, सफाई नस्मान है, तो जितने भी उलमाए कराम है उनको हमारी कौम को सफाई सिखानी चाहिए। ठीक है। आप ये देखें कि मैं हज करने गया, मैं सबको खास तौर पे ये बताता हूँ कि हज वो हमारे दीन का हिस्सा है जो बहुत मैच्योर होने के बाद जाता है कि आदमी बिल्कुल सही अपने बात। आप को पाक करने जाता है। हज़ारे को बच्चे तो नहीं होते। और सर आप वहाँ पे टॉयलेट्स का हशर देखें कि जो होल्स हैं उसके अलावा साइडों के अंदर पूरा का पूरा गंदगी होती है, सिर्फ वो उसके अंदर नहीं होती। तो लोगों को जिसको टॉयलेट करना नहीं आता, जिसको तहारत नहीं आती, जिसको वॉशरूम जाना नहीं आता, वो कैसे सफाई का वो जो निस्मान कैसे वो हिस्सा हासिल करेगा। तो सबसे ज्यादा हमारी कौम को सफाई को सिखाने की तरबियत देने की जरूरत है। बहुत पीछे है हम लोग। एक ना मेरे साथ अजीब सा वाकया हुआ जापान के अंदर, टोक्यो एयरपोर्ट पे उतरा ना मैं, तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और वॉशरूम मैं चला गया। तो जब वॉशरूम में से मैं निकला और हाथ धो रहा था तो मैंने देखा कि खवातीन ही खवातीन है दाएं बाएं। तो मैंने कहा पता नहीं, अजीब सी बात है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पे जॉइंट टॉयलेट्स होते हैं, खवातीन और मर्दों के इकट्ठे होते हैं सारे। लेकिन मैं बड़े आराम से वहाँ पे हाथ धोया, फिर उसके बाद ड्रायर से हाथ खुश किए। खवातीन अपना जो थी ना वो कोई लिपस्टिक लगा रही थी, कोई उसी सफाई सुथराई जो थी अपने हाथ धो रही थी। और मैं वहाँ से बाहर निकल के मैंने देखा कि मैं गलती से खवातीन के टॉयलेट में चला गया, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ थे और बिल्कुल साथ साथ थे और पता नहीं चला मुझे ना, बिल्कुल राइट उधर जाए तो लेफ्ट उधर जाए। राइट और लेफ्ट का मैं ख्याल नहीं कर सका, बल्कि जो जेंट्स के टॉयलेट होते हैं उसके बजाय मैं लेडीज के टॉयलेट में घुस गया। तो मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पे खवातीन थी, किसी ने मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि एम्बेरस होगा बंदा। और उन्होंने इस तरह किया कि अपनी एम्बेरसमेंट छुपाई, चुप करके वो अपने हाथ धोती रही और उन्हें महसूस हो गया कि मैं गलती से इस साइड पे आ गया। तो उन्होंने, किसी ने मुझे नोटिस दिलवाने की कोशिश नहीं की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की, ताकि ये ना हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। तो यानी इस हद तक मैं बड़ा हैरान हुआ, वैसे हैरान हुआ कि दुनिया के किसी और कोने में ये हो नहीं सकता, जबकि जापान के अंदर जो है इस हद तक लोगों की ईगो का ख्याल रखते हैं, लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको उस सोसाइटी में क्या चीज़ अच्छी लगती है? जो मैं समझता हूँ कि वो लोग जापानी जो है ना वो ट्रस्ट करते भी हैं और वही चाहते हैं कि लोग उन पर भी ट्रस्ट करें। और आप जब भी कोई काम जापानी को, हम बहुत सारे फॉर एग्जांपल हमने अपने मकान का ऑफिस का रिफॉर्म कराना है तो वहाँ फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं, जापानी भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप जापानी को अगर कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जो काम उससे डिस्कस करते हैं, जो सेट करते हैं, टास्क सेट करते हैं, कीमत तय करते हैं, सारी चीज़ें, तो बेफिक्र होकर आप अपने दूसरे काम कर लें, वो आपको वैसा काम करके देते हैं। लेकिन हम दूसरी कौमों से ये काम कर रहे हैं, अपने ही लोगों से या दूसरे फॉरेनर से जो ये काम कर रहे हैं, तो वो काम भी नहीं होगा, वो मेयार भी वो नहीं मिलेगा, कीमत भी बाद में वो चेंज कर देते हैं। तो जापानी कौम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो आप पे वो आप पे भी ऐसे ही, अगर आप कहते हैं शुरू में, क्योंकि जापानियों का इंटरेक्शन फॉरेनर से बहुत कम रहा है, तो वो 30-40 साल पर जब पाकिस्तानी वहाँ पे गए तो किसी फैक्ट्री में काम करे तो एक दिन वो कंपनी का बॉस आया मुर्गी का अंडा लेके, बोला कि यार ये पाकिस्तान में क्या मुर्गी इसी तरह का अंडा देती है। तो उनको इतना भी अंदाजा नहीं था कि बाहर मुल्कों में कैसे जिंदगी गुजारी जाती है। तो दे ट्रस्ट यू एंड दे वांट यू टू ट्रस्ट देम। ये बड़ा एक उनकी क्वालिटी है, सच बोलते हैं, ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि वर्किंग आवर्स उनके लंबे होते हैं। मैं देखा कि वो काम करते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद दोबारा उसी दफ्तर में काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे पूरी जिंदगी उन्होंने एक ही दफ्तर के अंदर गुजारने का फैसला किया होता है। ये क्या वजह होती है जापानीज इस तरह क्यों सोचते हैं, इस तरह क्यों करते हैं? अच्छा, जापानी जो है एक तो वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि जापान का जो 90% बिजनेस है वो ट्रेडिंग के ऊपर है। और जापान के जो टाइमिंग्स ऐसे हैं कि जब जापान की जो सबसे बड़ी ट्रेड है अमेरिका के साथ है, और जब अमेरिका में रात हो रही थी यहाँ पे दिन हो रहा था, और जब यहाँ दिन हो रहा तो उनको लाजमी तौर पे लेट काम करना पड़ता है ताकि वो इनसे इंटरेक्शन कर सकें। तो इस तरह की इनकी वजह से ये तो। और दूसरी बात ये कि जापानी जो है ना टीम वर्क में बहुत एक्सीलेंट है, इंडिविजुअल में बहुत स्लो है।